जय हिंद साथियों। इथिक्स वैल्यू एंड एंशिएंट ट्रेडिशन में आप लोग का जो भी छात्र छात्रा VSc आप लोग लिए हुए हो, आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोग का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो रहने वाला है उसमें से मैं कुछ आप लोग को ऑब्जेक्टिव आज से बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करके आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हुआ है, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके एग्ज़ाम में, और आपको बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में। ये अगर क्वेश्चन आप करके जाते हो तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप एग्ज़ाम में जैसे ही जाओगे आपको क्वेश्चन देखोगे तो आपको उसका आंसर पता चल जाएगा कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, एग्जाम में। इसलिए मैंने यहाँ से आपके लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट करके लाया है। चलिए देखते हैं यहाँ से हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस आप लोग को समझना है, ठीक है। माइंड सेट करके आपको यहाँ पे बनाना रहता है तो आप लोग बना पाओगे आराम से। समझिए पहले क्वेश्चन को। कहते हैं प्राचीन भारत के संदर्भ में भारत का क्या अर्थ है। जैसे ही आप लोग का एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन है ना, इस चैप्टर का नाम आप लोग का VSc का, इसका मतलब यही होता है कि आप लोग का प्राचीन समय में भारत का क्या नैतिकता रहा है उस चीज़ों के बारे में जाना, यानी कि हमारा भारत में जो है निर्माण कैसे हुआ, भारत का नाम कैसे रखाया, आर्यावर्त हो गया, वेद हो गया, पुराण हो गया, इसके बारे में, मतलब हमारे प्राचीन समय में जो चीज़ महत्वपूर्ण थी उसी के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, उसी से रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। तो बी रिलैक्स, आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा। बस आप लोग इतना चीज़ समझ लीजिएगा, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ जो चीज़ वो चीज़। कहते प्राचीन भारत के संदर्भ में, प्राचीन भारत के संदर्भ में जो है भारत का क्या अर्थ रहा है, यानी कि व्हाट डज भारत सिग्निफाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन। तो प्राचीन समय हमारे भारत का अर्थ क्या रहा था। तो एक राजा का नाम था भारत, भरत नाम था, ठीक है। एक ऐतिहासिक लड़ाई था, ये गलत बात हो जाएगा। भारत का नाम है, ये भी सही बात है। एक पवित्र ग्रंथ, ये पवित्र ग्रंथ तो नहीं है भारत। तो भारत क्या है, एक भारत का नाम है, ठीक है। एक राजा के बेटे का नाम था, राजा का नाम नहीं था, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आंसर गलत नहीं करना है, सोच के आपको बनाना है। सभी क्वेश्चन आपके जितने भी आएंगे थिंकिंग बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग का जो आर्यावर्त है, भारत खंड आर्यावर्त एक द्वीप जम्बू द्वीप होता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा आपके एग्जाम में मिलेगा। तो कहते हैं आर्यावर्त को किसकी भूमि के नाम से जाना जाता है। हमारा जो आर्यावर्त है यानी कि हमारा जो भारत है, इसे विदेशी के ज़मीन के बारे में माना जाता है, या फिर योद्धा का भूमि के रूप में, या फिर व्यापारी के भूमि के रूप में, या फिर नोबेल के रूप में। देखिए ये नोबेल के रूप में माना जाता है, क्योंकि नोबेल किसे कहते हैं, नोबेल पीपल समझिए। कुलीन वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जिससे कि समाज में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा होता है, इज्जत मिलता है, सम्मान मिलता है, वो होता है कुलीन वर्ग। तो आर्य आर्य जितने भी सब थे ना, वो सब बहुत समझदार थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, सब समझे। और वो लोग कहाँ पे आए थे, हमारे आर्यवर्त में, वहाँ से कुलीन वर्ग लोग आर्य समाज से आए थे यहाँ से, ठीक है। कहते हैं उपनिषद मुख्य रूप से जो निम्नलिखित चीज़ों पर केंद्रित करती है। उपनिषद हो गया, वेद हो गया, ये सभी चीज़ें आप लोग का किस चीज़ पे केंद्रित करता है, देखिएगा आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उपनिषद मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करता है। द उपनिषद प्रेमिलरली फोकस ऑन ऐतिहासिक घटना, नैतिक बहस, अनुष्ठान निर्देश, या फिर राजनीतिक कानून पे। तो उपनिषद में आप लोग का जो है उसमें आप लोग को क्या देखने को मिलता है मुख्य रूप से, तो आप लोग का जो है यहाँ पे अनुष्ठान निर्देश, यानी कि आप लोग का रिचुअल, हमारा जो धार्मिक जीवन है उसके बारे में आप लोग को उपनिषद में मिलता है। उसमें आप लोग को ऐतिहासिक घटना नहीं मिलेगा, नैतिक बहस नहीं मिलेगा, राजनीतिक कानून नहीं मिलेगा। उपनिषद हो गया, वेद हो गया आप लोग का, उसके बाद आप लोग का वेदांग हो गया, ये सभी आप लोग का क्या रिचुअल इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, उपनिषद में देखो, उपनिषद वाला क्वेश्चन फिर से आया ना। तो उपनिषद में आत्मा से क्या तात्पर्य, व्हाट डज आत्मा रेफर्स टू इन उपनिषद फिलोसफी। यानी कि देखिए जितना भी क्वेश्चन आएगा आपके धर्म से रिलेटेड आएगा, आपके इंडियन कल्चर के एंशिएंट कल्चर से रिलेटेड आएगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को सोच सोच के आंसर देना है। उपनिषद दर्शन में आत्मा का क्या तात्पर्य है, उपनिषद के दर्शन में आत्मा का क्या काम है बताइए। नैतिक कर्तव्य, अनुष्ठान, भजन, आंतरिक आत्मा, या फिर शाही फरमान। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन फंसता है, जैसे कि नैतिक कर्तव्य। तो नैतिक कर्तव्य का आत्मा से कोई लेना देना तो है नहीं, क्योंकि आंतरिक आत्मा होता है, ठीक है, आत्मा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उपनिषद में आत्मा से क्या मतलब है, मतलब आंतरिक हमारी आत्मा से मतलब है। कहते प्राचीन भारतीय दर्शन में, प्राचीन भारतीय दर्शन आप लोग का द एंशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा इन एंशिएंट फिलोसफी डिनोट्स, आप लोग का जो है कर्म की क्या अवधारणा रही है, कर्म का क्या कहना है पहले समय के भारतीय दर्शन में। तो कर्म का कहना यह है कि अनुष्ठान क्रियाएं हो,
नैतिक कार्य और उनके परिणाम हो, शाही अधिकार हो या फिर कृषि पद्धतियाँ हो। हमारा जो प्राचीन समय में कर्म का जो अवधारणा रहा है, उसका अवधारणा यही रहा है कि नैतिक कार्यों को बढ़ाना और उनके सही परिणाम को प्रदर्शित करना। ये हमारा प्राचीन समय से कर्म रहा है। सभी लोग अच्छे कर्म करते आए हैं पहले से ही, क्योंकि पहले पूजा पाठ भी अधिक होता था हमारे भारतीय समाज में, क्योंकि लोगों का जो मानना था कि भगवान जो है सभी जगह पे सभी चीज़ों में बसते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग का अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए 6 नंबर। श्रमिक परंपराएं आमतौर पर इस बात पर जोर देती है, द सार्मेनिक ट्रेडिशन टाइपिकली एम्फेसाइज। देखिए सार्मिक परंपराएं आप लोग का क्या था, सोच समझिए यहाँ से। एक ऐसी परंपरा थी जिसका आप लोग का अपने आप में जो है ना त्याग की भावना सबसे ज़्यादा रहा करता था। ठीक है, वो ना ही कृषि विकास था, ना ही शाही विजय था, ना ही अनुष्ठान बलिदान। तो वो क्या था, त्याग और आत्मज्ञान उनके पास बहुत ज़्यादा हुआ करता, वही आपका शार्मिक परंपराएं हुआ करते थे। कहते हैं यहाँ से प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथ आप लोग का बहुत सारा है, जैसे उपनिषद हो गया, वेद हो गया, पुराण हो गया, महाभारत हो गया। उसमें जम्बू द्वीप की पहचान अक्सर किससे की जाती है? जम्बू द्वीप, भरतखंड, आर्यावर्ते, है ना, एक नगर है, क्या नाम है उसका, तो भारत है ना। तो कहते हैं कि जम्बू द्वीप की पहचान अक्सर किससे की जाती है? एक द्वीप से, एक पर्वत श्रृंखला से, एक भारतीय प्रायद्वीप से, एक दिव्य क्षेत्र से। बताइए, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? भारत प्रायद्वीप से आप लोग का होता है इसका पहचान, क्योंकि आपका जम्बू द्वीप जो है क्या है, भारतखंड, एक आर्यावर्त एक नाम है जिसका क्या नाम है, भारत देश है, हिंदुस्तान है। कहते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक परंपरा में आप लोग का रीत निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी होता है? इन वैदिक ट्रेडिशन रत्ता, रीत आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण है, RTA। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए ये आपका एक रीति, एक ऐसी बनावट है या फिर एक ऐसी ज्ञान है जो कि आप लोग का ब्रह्मांडीय और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में क्या करती है, मदद करती है। मेंटेनिंग कॉस्मिक एंड सोशल ऑर्डर। तो इसमें आपका संघर्ष पैदा करना, सामाजिक व्यवस्था करना, कृषि को बढ़ावा देना, ये सब नहीं होगा। जब भी होगा आपके अध्यात्म से रिलेटेड होगा या फिर आपका ब्रह्मांड से रिलेटेड होगा। ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। देखिएगा आपके सामाजिक जीवन के संबंधित आप लोग एक भी प्रश्न का ऑप्शन नहीं होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग उस चीज़ को ध्यान में रख के बनाना। ठीक है, आर्यावर्त शब्द उस भूमि को दर्शाता है जिसमें आप लोग का निवास है। आर्यावर्त हम किस भूमि को कहते हैं, उसमें किसका निवास है? कुलीन और ऋषि का, विदेशी आक्रमणकारी का, कृषि समुदाय का, ये भी गलत, शहरी व्यापारी का। देखो आप लोग आप समझ सकते हो ना सर, हाँ मेरा आंसर कहाँ से सही होगा। अब आप लोग को भी आइडिया लग रहा होगा। देखो यहाँ पर भी क्या राइट आंसर होगा, कुलीन और ऋषि होगा यहाँ से, नोबेल एंड सेज। कहेगा सर कैसे, क्योंकि पहले समय में कुलीन थे और ऋषियों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था हमारे भारत में, है कि नहीं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा ग्रंथ प्राचीन में दार्शनिक और नैतिक बहस से जुड़ा हुआ है? प्राचीन में दार्शनिक और नैतिक बहस यानी कि आप लोग का मोरल डिबेट से, आप लोग का ठीक एथिकल डिबेट से, ऋग्वेद, रामायण, उपनिषद या फिर अर्थशास्त्र। मतलब कौन सा ग्रंथ आप लोग का दार्शनिक का जो है नैतिक बहस से जुड़ा हुआ है? तो आपका क्या हो जाएगा, उपनिषद। उपनिषद में आप लोग का जो है नैतिक बहस से जुड़ा हुआ आप लोग का रहेगा। तो इसमें मुझे लग रहा है ऑप्शन में कुछ कन्फ्यूजन है, इसका मैं राइट आंसर आप लोग कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट में बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। मुझे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन लगा, क्योंकि देखो उपनिषद में आप लोग का अध्यात्म का ज्ञान है, ठीक है, रामायण में आप लोग का इसमें अध्यात्म का ज्ञान है, ऋग्वेद में आप लोग का जो है इसमें आप लोग का अध्यात्म का ही ज्ञान है। तो अर्थशास्त्र में ही आप लोग का क्या हो सकता है, नैतिक बहस हमारा हिसाब से हो सकता है। लेकिन मैं इसको कन्फर्म आपको कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट में, ठीक है, पिन करके। कहते भारत प्राचीन नाम है। भारत प्राचीन नाम है किस चीज़ का? एक शहर का, एक नदी का, एक पर्वत का या फिर एक देश का? तो एक देश का नाम है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, उपनिषदों के संदर्भ में, उपनिषद के संदर्भ में, अगर उपनिषद के संदर्भ में अगर देखा जाए आप लोगों का कि मोक्ष आप लोग का क्या होता है? मोक्ष भौतिक एक संपदा जो कि नष्ट हो जाती है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। एक आध्यात्मिक मुक्ति है, ये हम मान सकते हैं। सैन्य विजय, ये भी नहीं होगा। सामाजिक स्थिति नहीं होगा। आप लोग समझ गए ना, आध्यात्मिक मुक्ति होगा ना, वही आपका क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। क्वेश्चन हार्ड है, देखो तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम देखने को मिलेंगे। देखिएगा, कहते कर्म का विचार आप लोग का निम्नलिखित के महत्व पर जोर देता है। हमारा जो कर्म का विचार होता है वो किस चीज़ के महत्व पर जोर देता है? द आइडिया ऑफ कर्म एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पारिवारिक वंशावली, अनुष्ठान की शुद्धता पर, नैतिक कार्य, उनके परिणाम, शाही अधिकार। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक अनुष्ठान की शुद्धता। अनुष्ठान क्या होता है? किसी चीज़ का जब आप स्टार्टिंग करते हो तो दुकान जैसे अनुष्ठान हो गया,
उससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है हमारे कर्म का। कर्म का मतलब हमारा यह होता है कि इथिकल एक्शन एंड देयर रिपरकशन, यानी कि नैतिक हमारा कार्य, यानी कि अच्छा कार्य हमारा, और उनके परिणाम से हमारा कर्म का क्या होता है, डिसीजन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, उपनिषदों के संदर्भ में, उपनिषद के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मोक्ष किस अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? मोक्ष जो आप लोग का वो किस अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उपनिषद मोक्ष रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ आर्थिक समृद्धि का, यानी कि हमारा रोज डेली लाइफ का जो समृद्धि है उसके बारे में नहीं, राजनीतिक शक्ति बिल्कुल भी नहीं, सामाजिक पदानुक्रम बिल्कुल भी नहीं, आध्यात्मिक स्वतंत्रता और हमारा मुक्ति के लिए आप लोग का उपनिषद में चीज़ों को बताया गया है। बताओ कोई दिक्कत है आप लोगों को? इस सब का क्वेश्चन आपके एग्जाम आएगा तो बनेंगे ना? बता दो एक बार कमेंट में प्यारा सा एक लाइक करके। एक वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग, ताकि आपके हर एक दोस्तों को ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि सर हम लोग एग्जाम में अब अच्छा कर सकते हैं। मुझे पता है मैं आपको उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे पाया हूँ, लेकिन जितना मैं दे रहा हूँ लेकिन आप लोग को इतना आप ध्यान रखिए, इतना से आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, इतना आप श्योर रहिए, ठीक है। प्राचीन भारतीय परंपरा में राष्ट्र का संबंध किससे? प्राचीन भारत में आप लोग का राष्ट्र का संबंध किस चीज़ से है? एक संगीत के रूप में, एक राज्य क्षेत्र की धारणा, एक प्रकार की मुद्रा गलत, एक पारिवारिक वंशावली गलत। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक राज्य क्षेत्र की धारणा से आप लोग का संबंधित है क्या चीज़? राष्ट्र भारत। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से, प्राचीन भारतीय समाज में संस्कार से आपका क्या तात्पर्य होता है? संस्कार, संस्कार इन एंशियंट सोसाइटी, हमारे प्राचीन समय में संस्कार का क्या मतलब था? बाजार की लेन देन गलत, अनुष्ठान या संस्कृत संस्कार, कानूनी अनुबंध या फिर सैन्य संरचना। बताओ अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा सर हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं प्राचीन भारत में राजतंत्र और समाज किस सिद्धांत द्वारा निर्देशित होते थे? यानी कि पहले समय हमारा समाज और राजतंत्र किस सिद्धांत पे चलते थे? Which concept is related to the making of socio culture milieu in ancient Indian? राष्ट्र के आधार पर, संस्कार के निर्देश पे, नीति के निर्देश पे, फिर डंडा के। तो ये आपका क्या हो जाएगा? संस्कार के निर्देश पे हमारा क्या पहले समय चलता था आप लोग का, ध्यान रखिएगा। तो वी होप आपको जानकारी समझ में आया होगा किस टाइप आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इस क्वेश्चन को आपने करने के बाद आपको ये चीज़ समझ में जरूर आया होगा कि सर हमारा एग्जाम जो है बेहतर जरूर जाएगा, इतना मैं ईश्वर से ही कामना करता हूँ। और हाँ, आप हमेशा सोच सोच के बनाना, आपको थिंकिंग बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और ऑल द बेस्ट बाय सभी को। क्वेश्चन आप लोग सेंड कर दीजिएगा एग्जाम ख़त्म होने के बाद, ठीक है। धन्यवाद।